पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सीरीज में आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट लेक्चर जो है कौटिल्यन अर्थशास्त्र के बारे में। तो ये जो पहला टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे। कौटिल्यन अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो ये तीनों चीज़ों को आखिर हम लोग क्यों देख रहे हैं, जो कि पार्ट है हिस्ट्री का। लेकिन अभी हमारे लिए ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग वो सीखता है अपने पास्ट से। हिस्ट्री में जो गलतियां हुई हैं वो रिपीट ना हो, इसलिए हिस्ट्री हमें सिखाता है। इसलिए हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं और उससे सीख लेते हैं। दूसरा कारण क्या है इसको पढ़ने का, क्योंकि हम लोग का अभी का जो प्रेजेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है ये तीनों चीज़ों से। किससे? ब्रिटिशर से और मुगल से और कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसीलिए हम लोग इसको शुरू करेंगे। अब चूंकि हम डायरेक्ट कौटिल्य पे आ जाएं, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग डीप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। उस समय सिचुएशन क्या था, क्या क्या चल रहा था, वो हम लोग देखते हैं। थोड़ा कहानी टाइप है। जो एंशिएंट पीरियड में जो वैदिक पीरियड था वो जैसे ही खत्म हो रहा था, उसके बाद इमर्जेंस होता है जनपदा और महाजनपदा का। थोड़े समय के बाद क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा साम्राज्य, ठीक है, ग्रेट एम्पायर, जिसको हम लोग नंदा बोलते हैं, ठीक है। नंदा रूलर्स जो थे वो, उनका शासन जो था वो पाटलिपुत्र में से लेके पंजाब तक, ईस्ट में अपना पाटलिपुत्र है जो प्रेजेंट डे पटना बिहार है, वहां से लेके वेस्ट पंजाब तक हमारा ये फैला हुआ था, इनका जो एरिया था। जहां तक कि हमें पता है, एक कहावत पुरानी है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ठीक है। कहावत इस प्रकार है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इनके पास भी बहुत ज्यादा पावर था, इसलिए इनके पास करप्शन इनके काल में बहुत ज्यादा था, ठीक है। कारण क्या था? क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्की थी, और मोनार्की में क्या होता है, राजा के पास एब्सोल्यूट पावर होता है। तो एब्सोल्यूट पावर जब होगा तो धीरे धीरे वो करप्ट होते जाएगा सिस्टम, ठीक है। लोगों का वेलफेयर पे नंदस का कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि मोनार्की और डिक्टेटरशिप में वेलफेयर जो है वो सब्जेक्ट नहीं रहता है। वेलफेयर जो है वो किंग का या डिक्टेटर का कोई कंसर्न नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि लोगों ने उसको नहीं चुना है, वो खुद से शासन में आया है, लोगों ने उसको चुन के, जनता का प्रतिनिधि नहीं है कि जनता का वेलफेयर पे ध्यान दे। तो फिर से बैक आते हैं यहाँ पे। तो डिक्टेटरशिप था, एक तरह से मोनार्की थी, और लोगों के प्रति कोई उनका जवाबदेही नहीं था। इस समय क्या था कि ग्रीस जो था, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर जो है अपना वेस्ट से भारत पे आक्रमण कर रहा था, ठीक है। और ऑलरेडी जो अपना अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का एरिया है उसने जीत लिया था, ठीक है, वेस्टर्न फ्रंट पे। 326 बीसी का टाइम था और उस समय वो आया था। उस समय क्या हुआ था कि कौटिल्य जो था एक यंग ब्राह्मण था, ठीक है, यंग ब्राह्मण था, यही नंदाज की जो पाटलिपुत्र डायनेस्टी में। तो इसने क्या बोला, नंदा के दरबार में आता है और बोलता है कि मुझे ऐसी आशंका लग रही है कि वेस्ट से जो सैनिक जो है ये अलेक्जेंडर आक्रमण करेंगे और हमें इसका मुकाबला करना चाहिए। आप मुझे सेना की कुछ टुकड़ियां दें जिससे मैं जाके उनका मुकाबला कर सकूं। तो जो नंदाज का जो कोर्ट था उसमें उसकी बहुत हंसी उड़ाई गई, ठीक है। क्यों हंसी उड़ाई गई? क्योंकि नंदा ये अपना कौटिल्य एक जो है ब्राह्मण थे, ठीक है। तो उनका मजाक उड़ाया गया कि ब्राह्मण को थोड़ी लड़ना आता है, ठीक है, ब्राह्मण फाइट कैसे कर सकता है। तो गाली वाली खूब दिया गया, खूब उनका मजाक उड़ाया गया। इसको कौटिल्य से, इस चीज से कौटिल्य को बहुत बुरा लगा, ठीक है। और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं नंदा को डिफीट करूंगा और एक नए साम्राज्य की स्थापना करूंगा। इसी बीच क्या होता है कि अलेक्जेंडर जो है वो लड़ते लड़ते इंडियन कॉन्टिनेंट में उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उनके सैनिकों को। और वो जैसे ही गंगा के उस तट से इस तट की तरफ आने वाले होते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं, नंदा का बहुत बड़ा सैनिक साम्राज्य है, उसका 2 लाख से ऊपर पैदल सैनिक हैं, 10,000 के करीब एलिफेंट हैं उनके। तो वो विद्रोह कर देते हैं अपने खुद के, फिर उनके सैनिक उनके प्रति खुद विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो गंगा के उस पार 10,000 पैदल सैनिक हैं और नंदाज के बहुत बड़ी हाथियों की सेना है, 10,000 करीब करीब हाथी है। तो इसके चलते अलेक्जेंडर के खुद सैनिक सिपाही पीछे हटने लगते हैं और बोलते हैं अलेक्जेंडर से, अगर तुम नहीं पीछे हटोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे, ठीक है। तो अलेक्जेंडर पीछे हटता है और ग्रीस की तरफ जाने में और काबुल के पास ग्रीस की तरफ लौटने में उसकी एक तरह से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसी बीच जो है अपना जो कौटिल्य है, ठीक है, इनको कौटिल्य भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, ठीक है। इनके बहुत सारे नाम हैं, तो बाद में इस पर बहुत कंट्रोवर्सी होती है कि कौन ही कौटिल्य कौन है और चाणक्य कौन है, विष्णुगुप्त कौन है। तो ये सारे नाम एक ही हैं, कौटिल्य के ही सारे नाम हैं, ठीक है। तो अभी कौटिल्य क्या है कि उनके बहुत डिटरमाइंड है कि कैसे भी हम इस साम्राज्य को, तो इसका तख्ता पलट करें नंदाज को हटा के। तो वो ऐसे ही गलियों में घूमते रहते हैं पाटलिपुत्रा के। तो उन्होंने एक नौजवान
आदमी दिखता है, ठीक है। उस नौजवान आदमी में बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटी उनको दिखती है, ठीक है। और वो उनके साथ मिलकर, उस नौजवान आदमी के साथ मिलकर एक सेना खड़ी करता है और बाद में वो उस मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना होती है। और मौर्यन डायनेस्टी जो क्या है, नंदा को हराते हैं और जो शासक बनता है, वो जो नौजवान आदमी रहता है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी मिलती है और इस तरह से उस समय की दुनिया में जो सबसे ताकतवर एक तरह से साम्राज्य था मौर्यन डायनेस्टी, उसकी स्थापना होती है और राजा बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उन्हीं के राजकाल में, उन्हीं के दरबार में जो कौटिल्य होते हैं वो खुद को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं या प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया जाता है। और इसी जो शासन काल में अपने जो क्या कहते हैं प्रैक्टिकल कर करके वो कौटिल्य जो सीखते हैं, ठीक है, जो स्टेट क्राफ्ट कैसे मशीनरी रन की जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस को एक बुक में लिखते हैं और जिसको बोला जाता है अर्थशास्त्र। और उसी अर्थशास्त्र की हम पढ़ाई करेंगे एज ए पार्ट ऑफ आवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये तो कथा कहानी हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं अपना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे प्रभावित है कौटिल्य से। तो कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अब ये अर्थशास्त्र का मतलब होता है, अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। वेल्थ क्या है, पैसा, पैसे का साइंस है। लेकिन इसमें क्या है कि पैसे से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं है, इट इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। प्रशासन कैसे काम करता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट किया जाए, ठीक है। एक राजा के क्या फंक्शन होते हैं, उसी की चर्चा इसमें की गई है। तो आपको क्वेश्चन आएगा दिमाग में, तो ठीक है, इसका नाम आपने साइंस ऑफ वेल्थ क्यों रखा है, जब ये फंक्शन ऑफ किंग है और फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये नाम कहाँ तक उचित है। तो ये ऐसे है कि जो अर्थशास्त्र है ये पॉलिटिक्स के रिलेटेड है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है। और ये जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे क्या है, जो मनी जो है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल सिस्टम एंड इन टर्न इट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अर्थशास्त्र, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए हमने इसका नाम जो है अर्थशास्त्र रखा है, ठीक है। अब उस समय क्या था पॉलिटिकल सिस्टम, उस समय था मोनार्की, ठीक है। मोनार्की का मतलब क्या होता है, पावर जो है एक सिंगल आदमी के हाथों में होता है, ठीक है। एक तरह का ये डिक्टेटरशिप है। मोनार्की का जो मतलब है एक तरह का डिक्टेटरशिप है, यानी कि ऐसा बोला जाए कि लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और जुडिशियल फंक्शन सब एक ही आदमी के हाथ में है और उसको हम लोग बोलते हैं किंग, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे मोनार्की क्या है, तो जिसे हम बोलते हैं कि आज के हमारे डेमोक्रेसी में 3 पिलर होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, ठीक है। ये तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। यानी कि लेजिस्लेटिव का काम है रूल बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना, जुडिशियरी का काम है उसको इंटरप्रेट करना कि वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तीनों के पावर अलग अलग हैं। डिक्टेटरशिप और क्या कहते हैं मोनार्की में यही होता है कि ये तीनों पावर किसी एक पर्टिकुलर आदमी के हाथ में आ जाते हैं। आइदर वो किंग होता है या हो सकता है कि वो मिलिट्री डिक्टेटर हो, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ कोई भी फंडामेंटल राइट मोनार्की में नहीं दिए जाते हैं लोगों को, ठीक है। यहाँ जो राजा बोलता है वही लॉ होता है और उस लॉ को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, यानी कि किंग के एक्शन को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। चलते हैं आगे। अब इसी पॉलिटिकल सिस्टम में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, ठीक है। यहाँ पे वो पूरी तरह से किंग के क्या फंक्शन है और क्या पावर है उसको पूरा एक तरह से व्याख्या करते हैं, ठीक है। हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कौटिल्य अपनी जगह पे गलत नहीं है, क्योंकि उस समय डेमोक्रेसी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो राजा क्या राजा ही था, इसलिए उन्होंने जो भी बातें लिखी हैं वो राजा के संदर्भ में ही लिखी हैं। तो इससे आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब अर्थशास्त्र में क्या है कि टोटल देखते हैं, अर्थशास्त्र में 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में 15 चैप्टर हैं जिसमें 4 रिलीवेंट चैप्टर हैं, ठीक है, कि 4 हमने पढ़ना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चारों एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं, ठीक है। इनमें आपको देखने को मिलता है पॉलिटिक्स के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। इन 4 चैप्टर में ये इन्होंने बताया है। किसने बताया? कौटिल्य ने बताया है, ठीक है। अब क्या तो हम वो पुराना अर्थशास्त्र निकाल के तो पढ़ नहीं सकते, इसीलिए हमने उस 4 चैप्टर को 3 पार्ट में भाग दिया है, ठीक है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है मिशनरी ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। मिशनरी ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? ठीक है, जैसे कि हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है। एक आदमी कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता,
ठीक है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन की। सही है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी अगर 18 घंटा काम करते हैं, बोलें कि जो है बीजेपी की गवर्नमेंट एफिशिएंटली काम कर रही है, तो ऐसा मानना क्या सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी पूरी काम को कर नहीं सकता, इसीलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो फैक्ट्री के मालिक अंबानी खुद से काम नहीं कर सकते, उन्हें रिलायंस कंपनी की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए मिशनरी ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? चूंकि सारा पावर राजा के पास है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, सारे वो काम खुद से नहीं कर सकते, इसीलिए उनको मिशनरी चाहिए। ठीक है, मिशनरी क्या है? स्टाफ है। ठीक है, गवर्नमेंट के स्टाफ हैं। ठीक है, तो अभी मिशनरी ऑफ गवर्नमेंट जो है हम लोग पहला देखेंगे कि कैसा था उस टाइम पे अर्थशास्त्र में, इसके बारे में क्या क्या व्याख्या दी है। ठीक है, तो कौटिल्य बोलते हैं कि जो मिशनरी हैं यानी ऑफिशियल हैं वो एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, तभी गुड गवर्नेंस आएगा। ठीक है, अब कौटिल्य के दिमाग में गुड गवर्नेंस का क्या मतलब है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टाफ हैं, जो भी क्या कहते हैं मिशनरी हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, यानी कि उस समय के राजा जो मौर्यन एम्पायर में जो भी स्टाफ्स हैं, उनको ये बहुत सारे कैटेगरी में बांटे थे। जैसे अपने यहाँ आज देखते हैं कि मिनिस्ट्री जो है बहुत सारी तरह की होती है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री हुआ, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हुआ, ऐसे ही एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ। तो ये सब अलग अलग है। ये क्या है? ये डिवीजन ऑफ वर्क है, और इसको स्पेशलाइजेशन भी दूसरे तरीके से बोला जाता है। अगर आप पेपर 1 पढ़े हैं तो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो उसी को सोच के कौटिल्य ने क्या किया था कि कौटिल्य जो गवर्नमेंट मिशनरी है उसको 30 डिपार्टमेंट में बांटा था। ठीक है, 30 डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में बांटा था। ठीक है, ताकि इफिशियंसी लाई जा सके सिस्टम में, फॉर द सेक ऑफ इफिशियंसी। ठीक है, अब कैसे किया था? तो बेसिस था डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। क्योंकि सबके काम को बंटवारा कर दिया गया था, इसलिए क्या था? स्पेशलाइजेशन था। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मिशनरी ऑफ गवर्नमेंट, पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब रिक्रूटमेंट के बारे में अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है कि जो भी बहाली होगी लोअर लेवल पे, ठीक है, वो लोअर लेवल पे जो भी अपॉइंटमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होगा। ठीक, बेसिस ऑफ मेरिट ही जो भी लोअर लेवल पे बहाली होगी वो होगी, और जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है उसको एक मिनिस्टर हेड करेगा। ठीक है, उस मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? किंग। और ध्यान देने वाली बात यहां है कि जो मिनिस्टर बहाल होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉइल सिस्टम। ठीक, लोअर लेवल पे जो भी अपॉइंटमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होगा, अपर लेवल पे जो भी होगा मिनिस्टर के लेवल पे वो ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉइल सिस्टम होगा। स्पॉइल सिस्टम क्या है? कि जो भी राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, यानी जो भी किथ एंड कीन है किंग के, जो भी नजदीकी है, जो भी खास है, उनको क्या होगा? मंत्री पद दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्पॉइल सिस्टम है एक तरह का मोनार्की और डिक्टेटरशिप का फीचर है। ठीक है, जहां जो किंग है अपने लोगों को अपॉइंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, वो किंग के कितने नजदीक हैं उस बेसिस पे उनकी बहाली होती है। या डिक्टेटर से भी कहीं अगर मिलिट्री कू हो गया और वो कहीं कोई शासक बन गया तो वो क्या है? अपने करीबियों को रखेगा। यहाँ क्या है? स्पॉइल सिस्टम में कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। अब जब उस समय का जो टाइम था, जो ब्राह्मण थे, चूंकि वैदिक पीरियड के बाद की ही बात है, तो ब्राह्मण्स को उस समय माना जाता था कि ये दिमाग से अच्छे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ब्राह्मण्स को जो है मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाता था, क्योंकि कास्ट सिस्टम था। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम में खुद एक हायरार्की बना दी गई थी कि ब्राह्मण जो होगा, क्षत्रिय होगा, शूद्र होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा। तो ये इसके आधार पे ब्राह्मण जो है वो मिनिस्टर को उनको लगाया जाता था कि वो उनकी बुद्धिमत्ता ज्यादा है, इसलिए उनको एज ए मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, अब ये जो 30 मिनिस्टर्स थे, जो 30 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री बनाया था कौटिल्य ने, और इसको क्या बोलते थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते थे। ठीक है, हर एक मिनिस्टर के अंदर में कोई एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट दिया गया था। ठीक है, अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता था? प्राइम मिनिस्टर हेड करता था। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? कौटिल्य थे। उनका काम क्या था कि सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित हो, और जो मिनिस्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उनको खत्म किया जा सकते। ठीक है, अब ये मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते थे? एड एंड एडवाइस द किंग इन द मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो मैटर में ये जो किंग को है वो एडवाइस देते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसकी थी? किंग की थी। और एडवाइस कौन देता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो एट प्रेजेंट जो हमारा सिस्टम है इंडिया का, ठीक है, आपको अगर ध्यान दोगे तो कुछ कुछ इस चीज से मिलता है कि जहां एक प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वैसा ही वहां भी सिस्टम था। लेकिन अंतर क्या है कि वहां किंग के पास सारी क्षमताएं थी, वो रियल एग्जीक्यूटिव था। यहाँ क्या है? प्रेसिडेंट आज के डेट में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। तो देखिए, इसको पढ़ने से आपको पता चला कि कैसे हमारा जो सिस्टम है अभी का वो इन्फ्लुएंस्ड है
कौटिल्यन सिस्टम से। और दूसरे शब्दों में कहते कौटिल्य जो थे वो कितने विजनरी थे। विजनरी कहने का मतलब वो भविष्य को देख सकते थे, तभी उन्होंने आज से 2500 साल पहले ये संरचना बनाई है, ये सिस्टम उन्होंने खुद से बनाया है। ठीक है, अभी कौटिल्यन अर्थशास्त्र का हमने पहला टॉपिक देखा। ठीक है, पहला टॉपिक क्या था? मिशनरी ऑफ गवर्नमेंट, कैसे स्टाफिंग होगी, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, कौन होगा, कैसे होगा। दूसरा देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हम लोग पोस्ट को पढ़े थे ना गुली कुर्वी, उसी टाइप से ये है कि कौटिल्यन ने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या बताया है। ठीक है, तो कौटिल्यन ने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है कुछ कुछ प्रिंसिपल, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे कि अभी हाल में 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो लोग हैं वो लेके ये सब कंसेप्ट आए हैं, लेकिन ये 2500 साल पहले ही ये कौटिल्य के द्वारा ला दिया गया क्या कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क अगर होगा तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा इन्होंने फोकस किया कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन भी होगा तो इससे क्या होगा कि जो काम है वो स्ट्रीमलाइन में होगा। ठीक है, तीसरा है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन जो अलग मिनिस्ट्री का डिवीजन करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, चौथा इन्होंने बोला कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, और वो कमांड किसका होगा? एक किंग का कमांड होगा। ठीक है, यानी कि किंग ही सारा कमांड देगा। दूसरा यूनिटी ऑफ कमांड कहने का इनका मतलब था कि एक जो सबऑर्डिनेट है उसको एक ही सुपीरियर जो है उसको सुपरवाइज करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी जो है इंश्योर की जा सकती है। क्यों, कैसे इंश्योर की जा सकती है? कि मैं सीनियर हूं, मैं आपको कमांड दूंगा, आप अगर कमांड को उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, इनसबऑर्डिनेशन करोगे, तो मैं आपको पनिश करूंगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो सकता है? अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो सकती है। चौथा प्रिंसिपल इन्होंने दिया रिटेन कम्युनिकेशन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका प्रिंसिपल है। ठीक है, रिटेन कम्युनिकेशन कैसे होता है? कुछ कुछ तरीके से होता है। पहला क्या है रिटन कम्युनिकेशन में? कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, कोडिफिकेशन करने से क्या होता है? इससे डिस्क्रिपेंसी जो इंडिविजुअल की डिस्क्रिशनरी पावर है उसको हम लोग कम करते हैं। ठीक है, कैसे हो सकता है? मान लो कि हमारे गांव में कुछ फंड आया है। ठीक है, मान लो मैं जिला का डीएम हूं और मेरे अंडर कुछ फंड आया है। ठीक है, ये फंड हमें देना है गरीबों को। ठीक, तो मैं बोलूंगा कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो गरीब हैं और मैं सारा फंड उठा के उनको दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंडिविजुअल डिस्क्रिशन है। ठीक है, अब इस इंडिविजुअल डिस्क्रिशन क्यों हुआ? क्योंकि गरीबी डिफाइन नहीं की गई थी कि कौन गरीब है। अगर एक पेपर पे कोडिफाई करके लिख दिया जाता है कि नहीं, इस इनकम से नीचे के लोग ही गरीब माने जाएंगे और ये फंड का पैसा के उन्हीं को जाएगा, तो क्या होता? मैं दे नहीं पाता वो चीज। ठीक है, तो इंडिविजुअल के डिस्क्रिशनरी पावर को रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, रूल एंड रेगुलेशन चाहिए, ताकि इंडिविजुअल का डिस्क्रिशन कम होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? करप्शन कम होगा सिस्टम में। ठीक है, और करप्शन कम होगा और इफिशियंसी बढ़ेगी। तो पहला रिटेन कम्युनिकेशन का ये मतलब होता है। ठीक है, दूसरा है टू इंश्योर कन्फर्मिटी विद द एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस क्या है कि जो भी रिटेन लॉज हैं उसी के अनुसार हम लोग अपने प्रैक्टिसेस हैं डे टू डे वर्क करें। इसके लिए भी कोडिफिकेशन ऑफ लॉ जरूरी है। और दूसरा तो हमने देख लिया कि करप्शन को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा है कि इट ऑल्सो फिक्सेज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी यानी आपकी इंसरेबिलिटी को ये फिक्स करता है। कैसे? कि आप मान लीजिए कि कोई ऑफिशियल हैं, किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ठीक है, आप सुबह जाते हैं 9 बजे, शाम को वापस आते हैं 5 बजे। अगर आपको बताया नहीं गया हो कि आज आपको क्या काम करना है, ठीक है, तो वो काम आप नहीं करेंगे। इसीलिए रिटन इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपका ये एक दिन का काम है, आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और उस रिटन इंस्ट्रक्शन को आप अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हो, उसके अनुसार अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर नहीं कर पाते हो, तो आप दंड के भागी हो। तो इसलिए जो रिटन मेजर्स है वो अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स करता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? इट रिड्यूसेस द स्कोप एंड मिसयूज ऑफ एंड अब्यूज ऑफ पावर। ठीक है, पावर के मिसयूज एंड अब्यूज को भी ये रोकता है। ठीक है, कैसे रोकता है? मान लीजिए कि आपके साथ कुछ क्राइम हो गया। ठीक है, आप पुलिस स्टेशन में गए। ठीक है, पुलिस स्टेशन में आप एसएचओ के सामने बोल रहे हो कि मेरे खिलाफ ये मेरे साथ हुआ है, आप एक फाइल जो है कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। तो वो क्या करेगा? एसएचओ बोलेगा कि नहीं, हम नहीं कर सकते, ऐसा समस्या है। तो आप बोल सकते हैं कि आप लिखित में दीजिए कि आप नहीं कर सकते।
वो लिखित में नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उसके वो अकाउंटेबल हो जाएगा इस चीज के लिए, कोर्ट में आप वो पेश कर सकते हो, ठीक है, और उससे वो फंस सकता है। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या है, ये अब्यूज और मिसयूज ऑफ पावर को रोकता है। मान के चलिए एक उदाहरण ले लीजिए, आप कहीं कैबिनेट सेक्रेटरी हैं या कुछ भी सेक्रेटरी टाइप के जॉब में है, कुछ IAS IPS कुछ भी है, आपसे नेता कोई बोलता है कि आप ये काम कर दो, ठीक है, वर्बली आपको बोलता है। अगर वर्बली आप वो काम बोलते हो, करते हो, ठीक है, और उस काम में कोई उसका निगेटिव इम्पैक्ट आता है, कोई मर जाता है या किसी की कुछ क्षति होती है, आपको कोर्ट में खड़ा कर दिया जाएगा। कोर्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो आप बोलोगे कि सर मंत्री जी ने बोला था हमको करने के लिए। वो बोलेगा प्रूफ दिखाओ। आप प्रूफ दिखाने जाओगे तो आपके पास प्रूफ ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने कुछ रिटन एविडेंस लिया नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अगर मिनिस्टर जो है रिटन में साइन करके देता कि आपको ये चीज करना है, तो वहां आप नहीं फंसते, वो मिनिस्टर फंसता है, ठीक है। तो मिनिस्टर के पावर एंड को अब्यूज और मिनिस्टर जो है अपने पावर को मिसयूज कर सकता है, लेकिन अगर रिटन कम्युनिकेशन में देना हो तो वो पावर को मिसयूज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कौटिल्य ने इतना फोकस किया है इस चीजों पे, ठीक है, रिटेन कम्युनिकेशन पे। आगे जो है कौटिल्य ने बताया है हायरार्की के बारे में। आपको याद होगा कि ये सारी चीजें मॉडर्न थिंकर्स बताए हैं, लेकिन ये कौटिल्य बता के चले गए हैं, ठीक है। हायरार्की के बारे में क्या बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं कि हायरार्की क्या है, रिलेशनशिप है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सुपीरियर के पास क्या है, ऑथोरिटी है कि वो ऑर्डर दे सकता है, जबकि सबऑर्डिनेट के पास ये जिम्मेदारी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। तो हायरार्की क्या है, ये रिलेशनशिप है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, जहां सुपीरियर के पास ऑथोरिटी है कि वो ऑर्डर देगा और सबऑर्डिनेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करेगा। अगर वो नहीं करता है तो ही और सी इज लाइबल फॉर पनिशमेंट, उसको पनिश किया जा सकता है। नेक्स्ट इन्होंने दिया डिसिप्लिन, ठीक है। तो डिसिप्लिन भी है एक तरह का प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि डिसिप्लिन को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, थ्रू रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी रिटन कम्युनिकेशन में आपको कुछ ऑर्डर दिया जाएगा तो आपको फुलफिल करना ही होगा। अगर रिटन में मैं आपको कुछ ऑर्डर देता हूं तो मैं अकाउंटेबल होता हूं उसके आगे के उसके रिजल्ट के लिए, ठीक है। हायरार्की के द्वारा भी डिसिप्लिन इंपोज किया जा सकता है। मैंने बताया कि अगर आप सबऑर्डिनेट है, आप नहीं करते हैं कुछ काम, तो आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि पनिशमेंट के थ्रू भी इंश्योर किया जा सकता है कि आप सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और चौथा ये बताते हैं कि रिवार्ड सिस्टम के थ्रू भी डिसिप्लिन इंश्योर किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको रिवार्ड दिया जाएगा तो हो सकता है कि आप डिसिप्लिन रहो। कैसे, तो सिंगापुर में अभी पिछले क्या कहते हैं 2-3 दशक पहले की बात है कि वहां करप्शन बहुत तेजी से बढ़ गया था, ठीक है। क्यों बढ़ गया था, क्योंकि वहां जो ऑफिशियल्स थे उनको पैसा ज्यादा नहीं मिल पा रहा था। तो वहां की सरकार ने क्या किया, उनको पनिश नहीं किया, उनको क्या किया, रिवार्ड किया, उनकी सैलरी को बढ़ा दिया, ठीक है। तो पनिशमेंट धीरे धीरे वहां पे करप्शन धीरे धीरे कम आ गया। तो कौटिल्य बताते हैं कि रिवार्ड सिस्टम भी है, इससे जो हम लोग कम कर सकते हैं, किसको, डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सकता है इसके चलते भी, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि डिसिप्लिन और कैसे इंश्योर किया जा सकता है, तो कोडिफिकेशन, कोड एंड कंडक्ट ऑफ, ठीक है। कोड एंड कंडक्ट जो है, एक जो होता है रूल बुक होता है, ठीक है, और एक कोड एंड कंडक्ट होता है, ठीक है। ये तरह का किताब है जिसमें लिखा रहता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके थ्रू भी डिसिप्लिन को क्या है, इंश्योर किया जा सकता है। बोलते हैं कि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि कौटिल्य ने बताया था कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बोलते हैं, पर्सनल का मतलब क्या होता है, स्टाफ होता है, ठीक है। पर्सनल NEL वाला है, ठीक है, ऑफिशियल्स होता है। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, डील करता है रिक्रूटमेंट के साथ, ट्रेनिंग के साथ, प्रमोशन के साथ और कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, इन सब के साथ डील करता है, ठीक है। तो कौटिल्य बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट जो होना चाहिए और प्रमोशन ये मेरिट और एफिशिएंसी पे बेस्ड होना चाहिए। जहां लोअर लेवल पे है वहां रिक्रूटमेंट मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, और टॉप लेवल पे जो है स्पॉयल सिस्टम के थ्रू, जो राजा के करीबी हैं, ठीक है, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये आगे बोलते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि आप एज ए ऑफिशियल क्या कर सकते हैं और ये क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अर्थशास्त्र, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या है एनालिटिकल एस्पेक्ट, यानी कि कैसे रिलेवेंट है आज के प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, वो कैसे एविडेंट है कौटिल्य, वो हम देखते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इथिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म
और प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स एंड इथिक्स वैल्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई बोले, ये थोड़ा सिंटेंस टफ हो गया, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र में है पॉलिटिकल रियलिज्म, ठीक है, पॉलिटिकल रियलिज्म प्लस प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है, प्लस एथिक्स। यानी एथिक्स वैल्यूज भी आपको मेंटेन करना है, साथ साथ में आपको प्रैग्मेटिज्म भी रहना है और साथ में इसमें रियलिज्म भी होना चाहिए, ठीक है। रियलिज्म क्या है? रियलिज्म ये होता है कि एक्चुअल में प्रैक्टिस क्या की जा रही है, ठीक है। मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पता है कि करप्शन है और करप्शन कम होना चाहिए, तो करप्शन है और उसको कम करना, ये मानना ही एक तरह से रियलिज्म है। दूसरा कि कोई भी आउट ऑफ द वे आप जा सकते हैं किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, वो रियलिज्म होता है। कहने का मतलब है कि साम दाम दंड भेद, जो ये नीति जो कौटिल्य ने बताया है, आगे हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल रियलिज्म क्या है कि किसी भी मीन्स ऑफ और वे से जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, ये पॉलिटिकल रियलिज्म है। और दूसरा साथ साथ में वैल्यूज है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म प्लस इथिक्स एंड वैल्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम फोकस करते हैं वैल्यूज के बारे में क्या बताया है कौटिल्य ने। तो कौटिल्य 2500 साल पहले ऐसे पहले फिलोसफर हैं जिन्होंने एम्फेसिस दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस पे, ठीक है। गुड गवर्नेंस जो है ये एक तरह का इनका एसेंस है, एक तरह का प्राइमरी पिलर है, जो कि मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका ये प्राइम पिलर है। कैसे पिलर है? उस समय के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का ये हम बताते हैं, ठीक है। आपको एक सेंटेंस उनके द्वारा बोला गया है, वो आपको गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट को क्लियर कर देगा और इस चीज को आप कहीं भी यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस के सापेक्ष में इन्होंने किंग के जो भी क्या कहते हैं, किंग का जो उत्तरदायित्व है उसके लिए बोला है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज हिज हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर, द किंग शैल डू एवरीथिंग व्हाट प्लीजेज हिज सब्जेक्ट एंड शैल नॉट डू एनीथिंग दैट प्लीजेज हिमसेल्फ। अब इससे पूरे वैल्यू सिस्टम का पता चलता है कौटिल्य के, क्या कि लोगों सब्जेक्ट्स के हैप्पीनेस में, यानी कि जो प्रजा है उसी की खुशी में राजा की भी खुशी होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक के वेलफेयर में राजा का भी वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है। और किंग को हर एक वो चीज करना चाहिए जो अपने उसके सब्जेक्ट को खुश करता हो, और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो उसके खुद की खुशी को, मतलब खुद के लिए, खुद को खुश करने के लिए उसको कुछ नहीं ऐसा करना चाहिए। जो प्रजा है उसी की खुशी के लिए करना चाहिए। ये आप लोगों को एक वैल्यू सिस्टम दिखाता है कि किंग जो है, किंग एक तरह का टूल है जिसके चलते जो पब्लिक के हैं, जो वेलफेयर हैं, उसको पूरा किया जा सकता है। तो इससे आपको ये चीज आपको पता चल रही है। दूसरा है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे कौटिल्य क्या बोलते हैं, ठीक है। कौटिल्य बोलते हैं कि जो भी राजा है उसको ऐसा कोशिश करना चाहिए कि उसका बजट सरप्लस हमेशा मेंटेन रहे, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट के पास हमेशा सरप्लस बजट रहना चाहिए। किंग को हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, हमेशा प्रॉफिट में रहना चाहिए। कैसे? जो कौटिल्य है उन्होंने बताया था कि जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए सरकार का, ठीक है, वो 25% होना चाहिए सैलरीज पे, अलाउंसेज पे, ठीक है, हर चीज पे। बाकी 75% जो खर्चा होना चाहिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए, ठीक है। इस समय इन्वेस्टमेंट क्या था कि कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन करना, डैम का कंस्ट्रक्शन करना, इरिगेशन के लिए करना, ठीक है, और किंग की सेफ्टी के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। तो वो ये चीज बताते हैं जिस चीज को आज हम लोग लागू नहीं कर पाए हैं आज के डेट में इंडिया में। अगर इस चीज को हम लोग लागू कर लें तो बाहर से इन्वेस्टमेंट कूट कूट के भर जाएगी हमारे यहाँ। यहाँ क्या है, हम लोग 80% जो पैसा खर्च करते हैं वो लोगों के वेलफेयर पे, पॉपुलिस्टिक मेजर्स पे खर्च करते हैं, लोन देना, ये करना, वो करना, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है उनको सैलरी देना, पेंशन देना, नेताओं को पेंशन देना, उनके प्रिविलेज को मेंटेन करना, हवाई जहाज से सफर करवाना। तो हमारा 80% जो पैसा है वो किस में खर्च हो जाता है? हमें वही सैलरी वगैरह देने में खर्च हो जाता है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम क्या करते हैं? 25% करते हैं और फिर दुनिया में घूमते हैं जहाज लेके अपना एयर इंडिया और बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लाओ, इन्वेस्टमेंट लाओ। तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि हमारा अपना ही जो सिस्टम है वो गलत है। लेकिन कौटिल्य ने इस चीज को उसी समय बोला था कि राजा को हमेशा बजट सरप्लस मेंटेन करके रहना चाहिए। तो हमें हमेशा हमारा देखिएगा तो क्या है, बजट में डेफिसिट ही रहता है, जिसके चलते पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है, ट्रेजरी बिल्स और बहुत सारे माध्यम से डिसइन्वेस्टमेंट करके कहीं से पैसा जुगाड़ करना पड़ता है। लेकिन उस समय क्या बोल रहे थे कौटिल्य को, नहीं, पीएसयू जो है वो किंग को ऐसा करना चाहिए कि जो पीएसयू है, जो सरकार के द्वारा हेल्ड की जा रही है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कि वो हमेशा प्रॉफिट में रहें, वो हमेशा पैसा कमाएं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या बोलते हैं कि
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे इन्होंने बल दिया है। ये सारे पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे वो क्या बोला है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे बोलते हैं कि रिच को टैक्स पे करो ज्यादा, उसको उस पे ज्यादा टैक्स लगाओ, और पुअर से टैक्स कम ले, जो आज हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ दूसरे टर्म में है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है कि जो रिच है वो टैक्स जो है उसके सर्किल से बाहर है। ठीक है, तो उनके पास 2 नंबर का पैसा है। जो गरीब इन द सेंस कि जो मिडिल क्लास आपका जो सरकारी एम्प्लॉय है उसके पास टीडीएस कट जाता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स उसके सैलरी से। जबकि जो रिच है, जो बड़ी मछलियां हैं, वो बच जाती हैं। कभी कभी जो पॉलिटिकल राइवलरी में इनकम टैक्स का राइट छापा पड़ता है तभी पैसा बाहर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग फिर वापस लौटते हैं कि कौटिल्य जो बोल रहे हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए, यानी कि रिच से ज्यादा आप टैक्स उठाइए और पुअर पीपल को टैक्स आप कम लीजिए उनसे। ठीक है, ये बोलते हैं कि पीएसयू जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये हमेशा प्रॉफिट में रहना चाहिए और इसके लिए किंग को कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। किंग शुड नॉट कंप्रोमाइज विथ प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो हमारे यहाँ एयर इंडिया बिकने के कगार पर है, पता नहीं उसको कोई खरीद भी नहीं रहा है, और सरकार ऐसे चलती है कि चलो चलता है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कि द किंग शुड स्पेंड लिबरली ऑन पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यानी कि एक तरह से वेलफेयर की बात करते हैं। गवर्नमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुअर पीपल, बेगर्स एंड ओल्ड वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ इनका फोकस एक तरह से वेलफेयर स्टेट पे है। चूंकि मोनार्की है, फिर भी जो है कौटिल्य का जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से वेलफेयर मेजर्स की बात करता है। उनका वैल्यू सिस्टम भी वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए बात करता है। तो ये सारे चीजें क्या है, गुड गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, यानी पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट है। ठीक है, ना कि एक तरह से डिक्टेटरशिप टाइप का जो मन में है वो कर रहे हैं, क्योंकि सारे ये इन्होंने लिख के बताया कि ये चीजें आपको करनी है। करंट सिचुएशन में ये क्यों जरूरी है? ठीक है, क्योंकि करंट सिचुएशन में हम लोग प्रॉफिट की बात तो करते ही नहीं है। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंडिचर से हमारा ज्यादा होता ही नहीं है। ठीक है, बजट सरप्लस होता नहीं है। ठीक है, ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग अपने फाइनेंसेज को सही तरह से मिसमैनेजमेंट करते हैं, सही तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसा कि वो बोलते हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो 25% होना चाहिए, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 75% होना चाहिए। ठीक है, लेकिन करंट सिनेरियो में हमारे यहाँ देख ही रहे हैं कि पॉलिटिकल पॉपुलिज्म के चलते और जो गवर्नमेंट के मशीनरी है उनको मैनेज करने के चलते जो ह्यूज चंक है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही खर्च हो रहा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम लोग काफी कम खर्च कर पा रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो चीजें हैं, जैसे कोई फैक्ट्री का सेटअप करना, रेलवे लाइन बिछाना है, इंजन मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सब क्या है? ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। ठीक है, लेकिन चाइना ने यही काम किया पहले 90s के दशक में, और वो आज देखिए आप सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, तो कौटिल्य क्या है? वो विजनरी है, वो चीजों को पहले से ही देखते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इन सब चीजों को नहीं देखा गया है। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में ही बताया कि जो मैक्सिमम अमाउंट है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही केवल पे करते हैं और बड़ी मछलियां छूट कर रह जाती हैं। एयर इंडिया का भी मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ नहीं है, जो कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, इसके बाद वो क्या बोलते हैं कि किंग शुड ऑलवेज मेक हिमसेल्फ एक्सेसिबल टू द सिटीजन्स। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? कॉलोनियल माइंडसेट है। तो आपको कभी अगर जरूरत होगा तो प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हो, नहीं मिल सकते। प्राइम मिनिस्टर को छोड़ो, क्या आप एक डीएम से भी जाके नहीं मिल सकते? या आप याद कीजिए कि कब आप लास्ट टाइम जाके डीएम से मिले थे और आप उसको प्रॉब्लम बताए थे और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया था। लेकिन कौटिल्य बोलते हैं कि किंग जो है वो हमेशा एक्सेसिबल होना चाहिए आम जनता के। आज के डेट में क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के डेट में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो काफी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन से। ठीक है, क्यों है ये सब? कॉलोनियल एटीट्यूड के चलते। ठीक है, कॉलोनियल एटीट्यूड क्या है? मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, यानी कि जो हम हैं एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो मास्टर हैं, जो बाकी लोग हैं वो सर्वेंट हैं। तो मास्टर को जब मन करे तब वो कहीं भी रह सकता है, लेकिन सर्वेंट कहीं भी नहीं रह सकता। सर्वेंट जब चाहे तब अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों से मिलते नहीं हैं तो उनके प्रॉब्लम को आप कैसे जानेंगे? ठीक है, इसीलिए जो किंग ये बोलते थे कि किंग को हमेशा पब्लिक के साथ रहना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। ये इसलिए कि उनको पता चलेगा कि सिस्टम में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर सिस्टम पता नहीं चलेगा तो सिस्टम क्या होगा? इनएफिशिएंट होगा, और ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को हैम्पर करेगा। ठीक है, तो उस समय पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात नहीं होती है, लेकिन आज होती है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और फलना चिलना। लेकिन अगर हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो पब्लिक
के नज़दीक रहेंगे ही नहीं तो कैसे हमें पता चलेगा कि क्या उनकी समस्याएं हैं। और ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के एक तरह से खिलाफ है, लोगों उनको रहना चाहिए ऐसा करंट सिचुएशन में, ये बात हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से है। अब हम चलते हैं कुछ कुछ छोटे छोटे और पॉइंट देखते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए और किंग के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि निगेटिव बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए ये जरूरी है। अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहेगा तो करप्शन होगा, पावर का मिसयूज होगा, ऑथोरिटी का मिसयूज होगा, नेपोटिज्म होगा और इनडिसिप्लिन होगा। ठीक है, ये आगे बोलते हैं कि किंग को भी रेगुलर सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, लाइक एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, और किंग जो है वो नाम का ही किंग है, किंग के पास कोई अपना एसेट नहीं होना चाहिए। वो सारा एसेट किसकी है? वो सारा एसेट है जो आम जनता है उसी का एसेट है। ठीक है, तो किंग के एथिकल जो एस्पेक्ट है उसको इंश्योर करने के लिए ये जरूरी है। क्या जरूरी है? क्योंकि किंग खुद का कोई एसेट नहीं रखे और किंग को भी जैसे आम लोगों को सैलरी मिलती है उसको भी सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये बताते हैं कौटिल्य किंग के बारे में। ठीक है, करप्शन के क्या क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि गुड गवर्नेंस अगर नहीं होगा तो इसके चलते करप्शन आएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था? वो करप्शन को ओपनली डिस्कस करते थे। ठीक है, तो बहुत सरकारें मानने को तैयार ही नहीं होती कि हमारे अंडर करप्शन है, लेकिन जो कौटिल्य थे वो करप्शन को ओपनली डिस्कस करते थे। ठीक है, और वो हमेशा करप्शन के एथिकल एस्पेक्ट पे फोकस करते थे। ये कुछ नहीं लिखा उन्होंने, वो हमेशा प्रैग्मेटिक रहते थे। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक। ठीक है, एक स्टेटमेंट से आपको थोड़ा ये आइडिया हो जाएगा। ठीक है, वो बोलते हैं कि लाइक वी कैनॉट स्टॉप ए फिश फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर व्हेन इट इज इन द वाटर एंड हनी बी फ्रॉम सकिंग हनी, ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट ए गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम टेकिंग ब्राइब्स इन इंडल्जिंग इन करप्शन। इट्स डिफिकल्ट टू सी वेदर द फिश इज ड्रिंकिंग वाटर इन द वाटर व्हेन इट इज इन द वाटर। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल व्यू बताते हैं कौटिल्य। बोलते हैं कि जैसे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो ये हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं है कि हम उसको करप्ट होने से रोक सकें या उसको घूस लेने से रोक सकें। कैसे? जैसे कि एक मछली है, वो पानी में ही रहती है, तो वो पानी में कब पानी पी रही है वो हमें पता नहीं चल सकता। वैसे ही हनी भी है, मधुमक्खी, वो अपने छाते में से कब वो जो हनी है वो पी रही है ये हमको पता नहीं चलता। इसीलिए ये बहुत ही मुश्किल है ये चीज को देखना कि फिश जो है वो पानी में पानी पी रही है कि नहीं, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो पैसा या घूस ले रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या उन्होंने उपाय बनाए? वो पहले ये मानते हैं कि हाँ करप्शन है, तो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या उपाय बताया? वो बोलते हैं कि 4 नीति पे हमें फोकस करना चाहिए जिससे कि करप्शन को खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले बोलते हैं साम नीति, दूसरा है दंड नीति, और तीसरा है दान नीति, और चौथा है भेद नीति। ठीक है, साम नीति क्या है? साम मतलब होता है कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको बताना कि क्या इथिक्स होता है, क्या वैल्यूज है, क्या ऑनेस्टी है, क्या इंटीग्रिटी है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये साम नीति है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या इंपॉर्टेंट है उनके लिए करना, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना कोड ऑफ कंडक्ट किससे? गवर्नमेंट ऑफिशियल को। इससे क्या है कि करप्शन में एक तरह से कमी आएगी। ठीक है, दूसरा है दान नीति, यानी कि करप्शन क्यों होता है कहीं भी? क्योंकि एडिकेट मात्रा में पैसा या सैलरी और वेतन वगैरह नहीं मिल सकता। तो दूसरा बोलते हैं कि दान, यानी कि दे शुड बी रिवार्डेड इफिशिएंटली फॉर देयर एफर्ट्स। ठीक है, ताकि वो करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, उनको अगर सही से पैसा मिले तो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। भेद नीति, ठीक है, तो भेदिया होता है ना, जो इंटेलिजेंस जो बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि इंटेलिजेंस एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ तक भी बोलते हैं कि हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के पीछे, जो भी ऑफिशियल मशीनरी है उनके पीछे स्पाइज होने चाहिए। ठीक है, ताकि वो एक्टिविटी देख सकें और किंग को आके वो रिपोर्ट कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, वो स्पाइज के पीछे भी स्पाइज लगाने की बात करते हैं कि जासूस के पीछे भी जासूस होगा, भेदिया के पीछे भेदिया, ताकि वो देख सके कि ये भेदिया जो है वो सही रिपोर्ट दे रहा है कि नहीं। तो ये है भेद नीति, इससे भी करप्शन को कम किया जा सकता है। आप हमेशा डरे रहेंगे कि कोई हमें पास तो नहीं कर रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, तो इसलिए आप घूस नहीं लेंगे। और चौथा इन्होंने बताया था दंड नीति। ठीक है, यानी कि सिवियर पनिशमेंट दो, अगर कोई भी ऑफिशियल्स अगर करप्शन में मिलता है तो उसको बहुत सारा रिवार्ड दो। ठीक है, यानी कि जो भी PSUs को घाटा पहुंचाए उसको सीवर पनिशमेंट देना चाहिए। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तरह से प्रैक्टिकली इफेक्टिव है। आप चाइना को देखिए, अगर चाइना में आप करप्शन करते हुए पाए जाते हैं तो आपको
ऐसे पब्लिक में हैंग कर दिया जाता है, या अगर अरब कंट्री में आप करप्शन करते हुए पाए गए तो आपके हाथ काट दिया जाता है। जबकि इंडिया में एक तरह से मोरली एक्सेप्टेबल है घूस लेना, तो आपका भी काम नहीं होगा तो आप 100 रुपये बगल से पकड़ा देते हो, ठीक है, मोरली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। राजा पे वो क्या बोलते हैं करप्शन के लिए, तो करप्शन ऑन ऑफिशियल्स एंड किंग पे वो एक स्टेटमेंट देते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। तो एज इज द किंग सो शैल बी द सब्जेक्ट्स, यानी जैसा किंग रहेगा, जैसा लीडर का बिहेवियर रहेगा, उसी के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होंगे उसके फॉलोवर्स, ठीक है। तो इसीलिए उनका फोकस रहता है हमेशा राजा पे, राजा को भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इस पे वो फोकस करते हैं, ताकि उनको देख के उसके फॉलोवर भी वैसा ही बनने की कोशिश करें। अब जो है अर्थशास्त्र इज मोर अबाउट पॉलिटिकल रियलिज्म। कैसे पॉलिटिकल रियलिज्म, हमने बताया कि साम दाम दंड भेद, किसी भी चीज को अप्लाई करके जो एंड है, जो एंड प्रोडक्ट है उसको हासिल करना, ठीक है। जो बोलते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पार, ये उसी टाइप का है, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र जो है ज्यादा फोकस है उसी पे, ठीक है। हम बोलते हैं ना कूटनीति, ठीक है, तो कौटिल्य से ही, कौटिल्य का मतलब है कि जो कूटनीति में एक्सपर्ट हो, ठीक है, उसी को कौटिल्य बोलते हैं। तो कूटनीति का मतलब किसी भी वेज एंड मीन्स से आप जो हमारा एंड है वो हासिल होना चाहिए, ठीक है। तो मैकियावेली थे, उनके भी आइडिया जो है वो कौटिल्य से सिमिलर थे, ठीक है। तो कौटिल्य जो बोलते हैं वैल्यूज पे तो उनका फोकस है कि राजा को ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं कि जो स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है, और हद तक जाना चाहिए। यानी कि कौटिल्य के लिए जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और एंड है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीन्स से। रास्ता कोई भी हो, हमें जो है वो एंड जो हमें प्राप्त करना है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, उस तरह का है। इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल रियलिज्म, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो राजा है वो किसी भी प्रकार के रास्ते के इस्तेमाल कर सकता है अपने एंड को अचीव करने के लिए, आइदर वो इथिकल हो, अनइथिकल हो, मोरल हो, इमोरल हो, कुछ भी जो हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो, उससे कोई भी रास्ता हो वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। उनका एक और कहावत है जो कि हमें इंटरनेशनल रिलेशन में हर जगह काम आता है कि देयर आर नाइदर परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज इन पॉलिटिक्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में इस चीज का यूज होता है, यानी कि हमारे कोई भी परमानेंट फ्रेंड्स नहीं है, कोई परमानेंट एनिमीज नहीं है पॉलिटिक्स में, सभी क्या है परमानेंट इंटरेस्ट है। तो रसिया कभी भारत का दोस्त होता था तो लोग बोलते थे रसिया जो है भारत का दोस्त है, लेकिन आज क्या है वो चाइना के साथ है, ठीक है। यूएसए कभी इंडिया का एनिमी हुआ करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, आज यूएसए इंडिया के साथ है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो यही है इंटरनेशनल रिलेशन में, कोई भी परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होते, जो अभी का जो इंटरेस्ट है, जो परमानेंट इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करना वही मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और इसके लिए जो राजा है उसको किसी भी कीमत पे कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकता है, कोई भी रास्ता ले सकता है, ठीक है। फिर ये आगे बोलते हैं कि आपके फ्रेंड कहीं भी हो, ठीक है, योर फ्रेंड्स कैन बी एनीवेयर बट योर एनिमी शुड ऑलवेज बी क्लोजर टू यू, ठीक है। यानी कि आप अपने दुश्मन को हमेशा अपने नजदीक रखिए, ठीक है, क्योंकि नजदीक रखिएगा तो 24 घंटा आप उस पर वॉच बनाए रख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वो क्या करते थे कि स्पाइस भेजते थे दूसरे देशों में, ठीक है। तो ये जो हमारा कंट्री है उसके आगे बगल के कुछ भी कंट्री है वहां स्पाइस भेजो, ठीक है, और वहां अपॉर्चुनिटी देखते ही कोशिश करो कि राजा को कैसे ही अपने एनिमी को खत्म कर दो, ठीक है। तो ये बोलते थे कि 24 घंटा अपने एनिमीज पर नजर बना के रखो। तो पहले जमाने में उस समय क्या होता था, विष कन्या होती थी, ठीक है, विष कन्या जो होती थी राजा को जाके मारने का काम करती थी। तो ये इनका फिलॉसफी में था कौटिल्य के कि जो दुश्मन है उस पर हमेशा नजर बनाए रखो और जब भी मौका मिले उसके राज्य में उसके मारने की कोशिश करो, इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जो राजा है उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि कैसे भी अपने पॉलिटिकल राइवल को खत्म कर दे। तो अशोका ने अपने उसके 100 भाई थे, 100 को मार डाला राजा बनने के लिए, फिर भी हम लोग उसे अशोका द ग्रेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है, कि किंग को हमेशा अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि वो कैसे भी अपने बाउंड्री को वो है किंगडम को है वो एक्सपेंड कर सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि लार्ज किंगडम होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, कम साइज में होगा तो छोटा किंगडम होगा, छोटी आर्मी होगी, कम पैसा आएगा, ठीक है, और कोई भी अटैक कर सकता है। अगर देखिए मान लीजिए कि ये हमारा किंगडम है, ठीक है, ये छोटा किंगडम है तो ये सेनाएं यहाँ अटैक कर सकती हैं, कहीं से भी वो किंगडम में तुरंत हथिया सकती है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा किंगडम हो तो उससे क्या होगा कि अगर कोई सेना इस पोर्शन पे अटैक करेगी तो आराम से आप टैकल कर सकते हो,
ठीक है। आपके पास बहुत सारा टाइम मिल जाएगा अपने कैपिटल से यहाँ तक भेजने के लिए, ठीक है, या उनको यहाँ तक ट्रेवल आने के लिए। लार्ज एरिया होगा तो उस समय क्या होगा, ज़्यादा आपके पास लैंड रहेगा, ज़्यादा लैंड रहेगा तो ज़्यादा आपके पास रेवेन्यू आएगी, ठीक है। ज़्यादा रेवेन्यू आएगी तो आपके पास ज़्यादा बड़ा आर्मी भी आप मेंटेन कर सकते हो, इसलिए आप ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो। तो इस संदर्भ में माइट इज ऑलवेज राइट का जो प्रोवर्ब है यहाँ पे लागू हो सकता है, ठीक है। वो आगे बोलते हैं कि किंग को हमेशा जो है अपना इंटेलिजेंस एजेंट जो है दूसरी कंट्रीज में भेजना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वहां जाके इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें, ठीक है, और ट्रबल क्रिएट करें, और ऐसा देखें कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो वहां के किंग को या जो रूलर है उसको कर सके, ठीक है, उसको खत्म कर सके। खत्म करते हैं क्या होगा, वहां पे इनस्टेबिलिटी आएगी, और उसके बाद ये बोलते हैं राजा को कि उसके बाद राजा को चाहिए कि वार क्रिएट कर दो वहां पे, और उसके सत्ता को जीत लो कैसे भी, ठीक है। तो इसीलिए चाणक्य बोला जाता है, इनको कौटिल्य बोला जाता है। ये सारी चीजें दे दी हैं उन्होंने, ठीक है। तो लेक्चर खत्म होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग एक बार ब्रीफली देख लें कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, थोड़ा ध्यान क्या देना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र के जो चार चीजों पे जो उसने फोकस किया था उनको हम लोग 3 हेडिंग में बांटे थे। मिशनरी ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कैसे रिक्रूटमेंट वगैरह होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखे थे हम लोग, ये सारे 5-6 जो थे। उसके बाद हमने रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा था कि क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है। फिर हमने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा था, और फिर हमने एनालिटिकल एस्पेक्ट देखा था, ठीक है, कि आज के डेट में ये क्यों जरूरी है, ठीक है। फिर हमने वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि राजा का क्या काम है, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज हिज हैप्पीनेस, ऐसा ये सारी चीजें हमने देखी थी कि गुड गवर्नेंस पे कैसे उन्होंने फोकस किया था। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे उन्होंने क्या बोला था कि हमेशा बजट सरप्लस रहना चाहिए, पीएसयू रहने चाहिए, वो हमेशा प्रॉफिट में रहना चाहिए। 75% 25% वो हमने देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च होना चाहिए, 25% इस पे होना चाहिए। ये सारी चीजें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोली थी, ठीक है। फिर इस कॉन्टेक्स्ट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये सारे इंपॉर्टेंट क्यों हैं, राजा को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें देखी हमने, ठीक है। और फिर छोटे मोटे कुछ पॉइंट देखे कि करप्शन पे उन्होंने क्या बोला था, कि करप्शन क्या है, वो करप्शन को प्रैक्टिकली देखते थे, ठीक है, कि करप्शन संभव है। जैसे मछली को तालाब में आप कब हमेशा नजर नहीं बनाए रख सकते, वैसे ही करप्शन को भी आप एक तरह से ऑफिशियल्स के करप्शन को आप पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, हाँ उसको मिनिमाइज कर सकते थे, ठीक है। इसलिए यहाँ उन्होंने बोला था कि वी कैनॉट इलिमिनेट, ठीक है, ये नॉट एलिमिनेट लिखा है, ठीक है, ये केवल हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 4 जो नियम बताए थे वो भी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र इज मोर नोन अबाउट पॉलिटिकल रियलिज्म, ठीक है। तो पॉलिटिकल रियलिज्म यानी कि मीन्स पे फोकस नहीं है, एंड पे फोकस है, कैसे है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी थी, और इसके चलते इसको लेकर हमारा जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र समाप्त होता है। अब आपका काम यही है कि आप किसी बुक को देखें, ठीक है। तो बुक में जो दिया रहता है उससे क्वेश्चन नहीं उठता है, क्वेश्चन इन्हीं सब चीजों से उठता है, ठीक है, कि इस चीज पे उनका क्या बोलना था, इस चीज पे उनका क्या महत्व था, वो आज के जमाने में क्यों रिलीवेंट है, हम कौटिल्य से आज के जमाने में क्या सीख सकते हैं, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुक इस पे नहीं फोकस करके ये सारी चीजों पे फोकस किया है। धन्यवाद।